सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हरियाणा का इतना समूह इससे पहले मैंने केवल सालासर के मंदिर में देखा है। सबसे पहले जय श्री बालाजी। मैं मेरे गुरुदेव को प्रणाम करते हुए बात शुरू करने जा रहा हूं। मेरे सामने मेरी तरह गांव से आए हुए मेरे साथी और बच्चे बैठे हैं जो छोटी छोटी आंखों में गांव की चौपाल में बिल्कुल एक गांव के गोधुली की बेला में जो अपने घर में बड़े बनने के सपने पालते हैं, तो उनकी कई बार हिम्मत नहीं पड़ती कि हम बड़े सपने देख सकते हैं दोस्तों। बट यह सत्य है कि जब भी किसी गांव की प्रतिभा को मौका मिला है तो उन्होंने उन टैलेंटेड, उन्हीं प्रशिक्षित लोगों को पीछे किया है जिनके पास पैसा ज्यादा था, ज्यादा बेटर कोचिंग थे, प्रशिक्षण थे, ज्यादा बेटर सुविधाएं थी। मैं इस किस्से को यदि आपके प्रांत से, हरियाणा और पंजाब दोनों एक प्रांत से, आपके प्रांत से शुरू करूं तो मैं क्रिकेट के इतिहास की बात करूं दोस्तों। हमारे कपिल देव के पास न संसाधन थे, ना कोच थे, ना कोई व्यवस्थाएं थी, लेकिन भारत की क्रिकेट की हिस्ट्री में जहां बंबई का एकमात्र कब्जा हुआ करता था, तब वो एक गांव से निकला वो व्यक्ति अपनी गलियों में पत्थर फेंकता था, उसको लोग गली में कुत्ते मार कहते थे। उसने हिंदुस्तान का क्रिकेट का नक्शा बदला और भारत को दोस्तों पहली बार विश्व कप दिलाया। तो कह सकता हूं मैं कि मेरे ऐसे पता नहीं कितने ऐसे चुपचाप बैठे हुए सामने कपिल देव होंगे जिनको आईआईटी और पीएमटी का वर्ल्ड कप दिलाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए दोस्तों यहां पर। मानता हूं मैं मानता हूं कि एक पल में मैं आपका जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन दोस्तों एक लिया गया फैसला आपका जीवन बदल सकता है। मैं मानता हूं कि एक पल में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक पल में सोचा हुआ आइडिया एक पल दोस्तों क्या कर सकता है। एक पल धीरू भाई को धीरू भाई अंबानी बना सकता है, तो एक पल का फैसला दोस्तों महाभारत खड़ी कर सकता है। डिपेंड आप पे करता है कि आपको धीरू भाई बनना है या महाभारत खड़ी करनी है। जब द्रौपदी ने जब दुर्योधन उस महल में जा रहा था, मेरे साथ होने की कोशिश करें जो दोस्तों सपने पालते मेरी तरह, एक गांव के ग्वाड़ से निकला हुआ आदमी, और आज आपके स्नेह और मेरे गुरु के आशीर्वाद से कह सकता हूं कि राजस्थान में जहां कोटा का एक छत्र राज था आईटी पीएमटी में, उसके सामने कोई शहर खड़ा हुआ है तो वो आपका सीकर है। निश्चित रूप से दोस्तों उस सीकर में सबसे पहले सीएलसी अपने सबसे बड़े वजूद के साथ आज भी खड़ी है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मेरे सामने बैठे हुए हर लड़के में मैं खुद अपने आप को देखता हूं, मेरे सामने बैठे हुए हर लड़के को मैं अपने आप को देखता हूं। दोस्तों महाभारत का बड़ा सीधा किस्सा था। जब एक महल था, उसमें बीच में कहीं पौंड था, कहीं ऐसा कांच था जिसको लगता था कि वो तालाब है। पहले जो कांच आया तो लगा दुर्योधन को कि तालाब आया है, और अगली बार जब वो तालाब आया तो दुर्योधन को लगा कि अब भी कांच है, वो उस पानी में गिर गया। ऊपर झरोके में खड़ी द्रौपदी उस पे व्यंग्यात्मक हंसी हंस गई, और एक हंसी पे दोस्तों महाभारत हो गया। और धीरू भाई को जब एक व्यक्ति ने कहा, तो धीरू भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, उस समय जीप हुआ करती है, कार अब आई दोस्तों पर सब जानते हैं। उस समय जीप एक लग्जरी आइटम होता था। एक जीप में पेट्रोल भरने वाले कर, पेट्रोल भरने वाले ढंग से जीप में पेट्रोल भर। उसने कहा साहब ढंग से बोलो, मैं भी इंसान हूं। बोले तू पेट्रोल भरने वाला, तू क्या इंसान है? क्योंकि हमारे बड़ी दुर्भाग्य है, हम मजदूर को कई बार बड़े लोग इंसान में नहीं मानते हैं। उसने कहा कि मैं, धीरू भाई कहता है, इस व्यक्ति को तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उस दिन सौगंध खाई थी कि एक दिन इतना बड़ा बन जाऊंगा कि मेरे अपने खुद के पेट्रोल पंप होंगे, उनका मालिक होऊंगा। दोस्तों एक पल का लिया फैसला धीरू भाई बना सकता है, और एक पल का लिया फैसला महाभारत खड़ी कर सकता है। दोस्तों अब फैसला आपको करना होता है, और गाइडेंस का क्या रोल है। अभी बहुत से बच्चे गार्जियन सोच रहे होंगे कि हम 40 मिनट में 50 मिनट में क्या बात करेंगे। दोस्तों बड़ा रोल है गाइडेंस का। कई बार एक भ्रम होता है बच्चों को, पेरेंट्स को, हम टीचर्स को भी, कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है, हमारा बच्चा होशियार है, हमें कहां जरूरत है गाइडेंस की। अब आपसे मैं सीधी बात शुरू करता हूं। मैं कहता हूं आपके पास दुनिया की सबसे महंगी कार है, और दुनिया का सबसे अच्छा ड्राइवर आपके पास है, और आप यहां से रोड पकड़ लेते हो दिल्ली वाली, दिल्ली की तरफ जाने की रोड है, और आपको जाना है सीकर, आपको जाना है सालासर बालाजी के। आप रास्ते में दिल्ली की तरफ जा रहे हो, और दोस्तों दिल्ली की तरफ जा रहे हो, और एक रास्ते में आपका दोस्त मिल गया कि भाई आज आप कहां जा रहे हो? आप कह रहे हो साहब मैं सालासर जा रहा हूं। वो आपसे कहेगा भाई ये रोड तो दिल्ली जा रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है? रोड दिल्ली जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा है,
मेरा कार बहुत अच्छी है इसलिए सालासर जाऊंगा। दोस्तों शायद आपको लगेगा कि मेरा दोस्त या तो घमंडी हो गया या मेरा दोस्त बावड़ा हो गया। दोस्तों सालासर की रोड पे सालासर आएगा और दिल्ली की रोड पे दिल्ली आएगा। एक चौराहे पे आप खड़े हो, एक चौराहे पे आप खड़े हो, आपके पास सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन चौराहे के नुक्कड़ पे आपको किसी अनजान व्यक्ति से रास्ता पूछना पड़ेगा कि मुझे फला हिसार जाना है, तो आपको हिसार की गाइडेंस यदि उस व्यक्ति ने गलत दे दी, आपने उसको हिसार की बजाय उसने आपको रास्ता निमराना का बता दिया, तो शायद आप गलत रास्ते चले जाएंगे। गाइडेंस दोस्तों जिंदगी में बहुत बड़ी बात होती है। गाइडेंस के बिना आप जिंदगी में बहुत कुछ नहीं पा सकते, मानता हूं मैं ये आदमी में। और एक बात बहुत अच्छी तरह, हम उस देश में रहते हैं, यदि हिंदुस्तान का इतिहास गलत है तो मैं गलत बोल रहा हूं। कालिदास नाम के व्यक्ति हमारे यहां हुए हैं, एक बहुत अच्छे साहित्यकार, बहुत अच्छे लेखक हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं। मैंने तो पढ़ा बचपन से कि कालिदास जी जिस डाली पे बैठ रहे थे उसी डाली को काट रहे थे। किसी ने कहा भाई तू उस डाली को क्यों काट रहे, तू गिरेगा। उसने कहा मैं नहीं गिरूंगा, वो गिरे। और आप सबको कहानी पता है कि उनको उनकी तीसरी आंख खुली शिव की तरह, और वो कालिदास जी दोस्तों इस स्टेज पे आए, आज उनको हम याद रख रहे हैं। टैलेंट किसी की बपौती नहीं है, इंटेलिजेंसी किसी की बपौती नहीं है। यह खेल दोस्तों सारी आपका सोच का है। और जिंदगी में सबसे बड़ी बात है कि आप टाइम पे काम शुरू कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जिंदगी में वक्त का बड़ा खेल है। जैसे एग्जांपल से बात शुरू कर रहा हूं, एक लड़का, बिल्कुल एक युवा लड़का स्टेशन पे दौड़ता दौड़ता जा रहा था, उसके सामने सामने उसका ट्रेन छूट गया। उसी स्टेशन पे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, किसी का इंतजार कर रहे होंगे, वो अखबार पढ़ रहे थे। वो बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के को देख रहे थे कि भाई लड़के के सामने सामने दौड़ते दौड़ते इस लड़के का, इस बच्चे का ट्रेन मिस हो गया। ट्रेन मिस होने के बाद वो युवा बच्चा, इन बच्चों की तरह बहुत क्यूट सा बच्चा, उस अंकल के पास आके बैठ गए। अंकल ने बड़े प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखा, जैसा हमारे रखते हैं बुजुर्ग, हमारी परंपरा है कि यार बेटा तू थोड़ा सा और तेज दौड़ता तो तेरी ट्रेन नहीं छूटती। लड़का बहुत अच्छे परिवार का था बेटा आपकी तरह। उसने कहा अंकल नहीं, मेरे धीरे या तेज दौड़ने में ट्रेन के छूटने का कोई रोल नहीं है। मैं धीरे दौड़ता हूं या तेज दौड़ता हूं इससे कोई मतलब नहीं है। काश मैं घर से टाइम पे शुरू होता तो मुझे दौड़ना भी नहीं पड़ता और मेरी ट्रेन भी नहीं छूटती। दोस्तों आप 10th 11th 12th में हो, अभी से तैयारी करना शुरू कर दोगे IIT PMT की तो सिलेक्ट भी हो जाओगे। और अनावश्यक दोस्तों आपको फरवरी मार्च के महीने में अनावश्यक जो मेहनत करनी होती है वो भी दोस्तों नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जिंदगी में यदि आप टाइम पे काम स्टार्ट कर लेते हो, और वही टाइम पे काम स्टार्ट करने की प्रेरणा के लिए हम लोग आराम साथ बैठे हैं। आप 10वीं के बच्चे हैं, 11वीं के बच्चे हैं, 12वीं के बच्चे हैं। आपका कैरियर काउंसलिंग दोस्तों ये फ्यूचर जो है ये 2 या 3 साल में है। IIT हो चाहे मेडिकल हो, चाहे आप में से 10th के बच्चे आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी लें, 12वीं आते आते आदमी का फ्यूचर ठीक ठाक सा डिसाइड हो जाता है, उसका ट्रैक डिसाइड हो जाता है। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के पीछे आपको अपनी सोच रखनी होगी। लो मैं सीधी सी बात कहता हूं, मैं कहता हूं सपने पालो। तो बहुत से लोग कहते हैं साहब सपने पालने से क्या होता है, तो मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूं, प्रश्न खड़ा कर, मैं कहता हूं केवल सपने पालने हैं। तो गार्जियन कहते हैं यार सपने पालने से क्या होता है, क्या बढ़ता है सपने पालने से। दोस्तों इस हिंदुस्तान में हरियाणा राजस्थान जो हम ग्रामीण लोग हैं, हमारे यहां 2 बहुत अधूरी कहावतें हैं। वो अधूरी कहावतें कंफ्यूज करती हैं हमें। एक अधूरी कहावत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। मैं इसको पूरा करता हूं कि जो गरजते वो बरसते नहीं है। और ये भी सच है दोस्तों, वो जब बरस जाते हैं तो बाढ़ आ जाती है। लोग झूठ कहते हैं गरजते वो बरसते नहीं है, इसको आगे करो। हमारे यहां लोग कहते हैं कि बात करने से क्या होता है, ये भी दोस्तों अधूरी बात है। अरे मेरे यारों बिना बात के भी क्या होता है, जिंदगी में बिना बात कुछ नहीं हो सकता। आदमी की लाइफ में सबसे बड़ा इवेंट शादी का होता है। एक सब आदमी शादी सब करते हैं, 2-4 होते हैं कुंवारे। तो दोस्तों शादी में क्या होता है, सबसे पहले एक बच्चे के माँ बाप बात ही तो करते हैं। क्या बिना बात के कभी कोई दोस्ती या रिश्ता बना है क्या? माना कि बात करने से कुछ नहीं होता, लेकिन दोस्तों सच है बिना बात के भी कुछ नहीं होता। बात सपनों की चल रही थी, लोग कहते हैं साहब क्या होता है, भाषण है, सपनों देखने से क्या होता है। तो जितने भी गार्जियन बैठे हैं बताने की आवश्यकता नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के देख लो कितने लोगों ने सपना पाला कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। सपना ही तो पालना था।
और दोस्तों आप कहो कि मैं सपना पालूं, मेरी औकात नहीं, तो इस समय तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री शायद ऐसे थे बचपन में जैसे हम लोग हैं। खुद कहते हैं मैं बचपन में चाय बेचता था, एक सामान्य परिवार से निकला, प्रधानमंत्री बना है, उन्होंने सपना पाला। मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। वो पीएम बने। दोस्तों हम सपना नहीं पाल सकते। अरे बच्चों, मैं कहूंगा कि तुम सपने पालो, आपको सिर्फ नंबर तो पढ़ने से आते हैं। तो जो भी तुम्हारा हरियाणा बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड तुम लोग देते हो, 10th में एग्जाम दे रहे हो, या बच्चा 11th में है या बच्चा 12th में जो 10th का एग्जाम दे रखा है, दोस्तों बहुत कम बच्चे होंगे यहां जिन्होंने हरियाणा बोर्ड को टॉप करने सपना पाला होगा। या आज जो 12th में पढ़ रहा है, वो कितने लोग जिद से कहते हैं कि इस बार हरियाणा सीबीएसई बोर्ड को टॉप करूंगा, बस हम 70% पे 80% पे। दोस्तों कारण क्या है? इसके पीछे कारण है, आदमी वही देखना चाहता है जो देखता आया है, वही सुनना चाहता है जो सुनता आया है। जैसे ये मीटिंग हो रही है, कुछ बच्चों को देख रहा हूं मैं, कुछ बच्चों के चेहरे मेरे शब्दों के साथ चेंज होना स्टार्ट हो गए, जैसा अक्सर मेरे बच्चों के साथ होते हैं। आज आप इस मीटिंग के बाद घर जाओगे, गांव में या हॉस्टल में जहां भी रहते हो, मोहल्ले में, और जाके इकट्ठा कर लो अपनी बुआ, ताई, नानी, चाचा, मम्मी, सबको। हॉस्टल में रहते हो, दोस्त इकट्ठे कर लो, यूं खड़े हो जाओ मेरी तरह किसी टेबल पे, सुनो भाई आज मैं एक फंक्शन अटेंड करके आया हूं और जोश लेके आया हूं। वो कहीं क्या लेके आया है कि मैं इस बार बोर्ड में 75% नंबर लेके आऊंगा। तेरी बात का कोई विरोध नहीं करेगा, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, कोई ताली भी नहीं बजेगी, और तेरे पे कोई उल्टे सुल्टे कमेंट पास भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 75% हमारा आम समाज का आदमी जानता है। लेकिन वही लड़का खड़ा हो गया ऐसे टेबल पे, सुनो भाई कि आज मैं एक सर को सुन के आया हूं और कुछ भी हो जाए चाहिए, चाहे मुझे रात दिन एक करना पड़े, इस बार मैं हरियाणा बोर्ड में मेरिट लेके आऊंगा। तो तुम्हें तेरे घरवाले या तेरे जानकार कह देंगे लगता है छोड़ा बावड़ा हो गया, इसके ऊपर की प्लेट सरक गई। मतलब तुम 75% की बात करो तब तो तुम कौन सी उसके भैंस बांध रहे, और मेरिट की बात करो तो तुम कौन सी भैंस खोल रहे उसकी। ना तो तुमने उसके भैंस बांधी, ना उसकी भैंस खोली, लेकिन 75% की बात करो तो वो तेरे कोई बुरा भला नहीं कहता है, और मेरिट की बात करो तो वो तेरी फटाफट धज्जा उड़ा देता है, क्या कुछ नहीं है, पागल हो गया। दोस्तों सच ये है कि पागल वो नहीं है जो मेरिट की बात कर रहा है, ये हमारे दिमाग का पागलपन तो नहीं कहूंगा, ये हमारे दिमाग की लिमिटेशन है कि हम उसके आगे सोचते नहीं है। दोस्तों इस देश में कितने लोग राज करते हैं? 2%। लेकिन उन 2% की सोच आम लोगों से अलग होती है। एक बहुत सीधी सी बात कहता हूं, एक गांव था, उस गांव में एक बच्चों यदि मेरिट का सपना पाल लेते हो तो शायद आपको मैं जो किस्सा बता रहा हूं इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए आप तैयार रहना। यदि आप बड़े सपने पालते हो कि मुझे आईटी जाना है, मुझे मेडिकल जाना है, हो सकता है लोग आप पे हंसें, तो आप मैं जो कह रहा हूं उसका मेरा साथ देना। एक गांव था, उस गांव में एक संत आए, गांव वालों ने संत की पूरी बहुत बढ़िया सेवा की, तो संत खुश हो गए। संत वाकई से संत थे, तो उन्होंने कहा भाई मेरे को लग रहा है कि आपके गांव के जो कुएं का कहानियां किस तरह से पुट करनी पड़ती हैं, ये रूढ़िवादी नहीं है, कहानियां कहने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो कहा साहब आपके गांव का 2 महीने बाद आपके गांव के कुएं का जो पानी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदलने वाला, इसका रासायनिक गुण बदलने वाला है, और जो इसको पिएगा वो पागल हो जाएगा। सारे गांव वालों उसकी बात सुन ली। एक व्यक्ति ने जो समझदार था उसने क्या किया कि अपने गांव में एक पानी का टंका भर लिया घर में, और जैसे 1 महीने बाद उसका दोस्तों गांव का पानी की प्रॉपर्टी बदली, तो पूरे गांव ने तो पानी पिया कुएं वाला, पागल हो गए। उस एक बंदे ने पानी पिया अपने टंके वाला, वो पागल हुआ नहीं। अब 999 पागल और एक सही। अब उस गांव में बाहर से कोई भी व्यक्ति आए तो गांव वाले कहीं बाकी सब ठीक है, एक बावड़ा है। फिर दोस्तों वो फिर कोई बात चले, कोई भी आए कि बाकी सब ठीक है, एक पागल है। तो दोस्तों लास्ट में उसने भी दुखी होकर उस गांव का कुएं का पानी पी लिया, वो पागल हो गया, तो लोगों ने कहा सब ठीक हो गया। दोस्तों इसलिए मैं चाहता हूं कि भीड़ क्या कहती है, भीड़ आपको कहती है तू मेरिट नहीं ला सकता, तू आईआईटी में नहीं जा सकता, तू पीएमटी में नहीं जा सकता। दोस्तों अपने इरादों पे डटे रहना,
वो कहते हैं कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो। वो कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं जमता, दोस्तों बर्फ जमने तक इंतजार तो करो आप यारो। बच्चों, अपनी सोच को बड़ा रखो, अपने सपने बड़े रखो। इस सपनों पे एक बात कहता हूं मैं, कई बार आदमी छोटी सोच के कारण, कहावत है ना, छोटी सोच और एडी की मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। एक किस्सा बता के बात शुरू करूं। एक मछुआरा था, वो समुद्र में से मछलियां पकड़ता था और मछलियां पकड़ के उनको बेच के अपने घर का पालन पोषण करता था। एक दिन वो मछलियां पकड़ रहा था और उसी के पास एक कोई जवान लड़का, यंग लड़का समुद्र में बैठा था, वो उसको देख रहा था। वो मछली पकड़ने वाला अपना कांटा फेंके, जानते हो ना मछली पकड़े कांटा फेंकना पड़ता पानी में, वो कांटा फेंके और मछली पकड़े। अब उसके कांटे में यदि कोई बड़ी मछली आ जाए तो वापस छोड़ दे, छोटी मछली आ जाए तो उसके पास जो अपनी छाबड़ी होती है इकट्ठा करने की मछली, उसमें डाल ले। तो छोटी मछलियां तो इकट्ठी कर ले और बड़ी मछली को छोड़ दे। तो वो जो लड़का था उसका दिमाग घूम गया। बोले अंकल आप क्या कर रहे हो, आप मछलियां बेच के अपना परिवार पालते हो, घर में मछली खाते हो, जो लोग मछली खाते हैं उनका भोजन होता है, अलग बात, समुद्री फूड। तो आप ये 10 छोटी मछलियां पकड़ रहे हो और बड़ी मछली को आप फेंक रहे हो, तो आप 10 छोटी मछलियों में टाइम वेस्ट करते हो, इतने में एक बड़ी मछली पकड़ लो ताकि आपका एक बड़ी मछली में पूरे घर का भोजन बन जाएगा। उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया कि बेटा मैं भी मानता हूं, मैं भी जानता हूं कि बड़ी एक मछली से मेरा घर का भोजन पक जाएगा, हम घर में 5 सदस्य हैं, हमारा शाम का भोजन हो जाएगा, लेकिन मेरे घर में जिस टोपिये में, भगोनी में मैं मछली पकाता हूं उसकी साइज छोटी है, इसलिए मेरे को बड़ी वाली को छोड़नी पड़ती है और छोटी वाली को पकड़नी पड़ती है। दोस्तों, अपने इस ऊपर वाले टोपिये की, भगोनी की साइज बड़ी करो और बड़ी मछलियां पकड़ के बड़े सपने पालो। बड़े सपनों को इसलिए मत छोड़ो कि दोस्तों मेरी सीमा नहीं है, मेरे परिवार में कोई आईआईटी में नहीं गया, मेरे परिवार में कोई आईएएस नहीं बना, मेरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं बना। दोस्तों मैं फिर से कहता हूं, आप एक बार जिद पाल के देखो। आपने प्रतियोगिता दी, पूरे स्टेट में विज्ञापन आया था, लेकिन बच्चे कितने बैठे, मात्र 18,000। लड़का तो हरियाणा के अंदर 2 लाख 3 लाख होता है। भाई नाइस एग्जाम की कोई हमने आपसे फीस ली, हमने कोई चार्ज नहीं लिया, तो इसमें लगता क्या था आपका, भाई मान लो चार्ज हो तो बच्चा के साथ मेरे पास 200 रुपए नहीं थे, हमने कोई चार्ज नहीं लिया और 6 डिस्ट्रिक्ट में हमने 70 सेंटर किए, लगभग तेरे घर से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे सेंटर रखा। फिर भी दोस्तों सब बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि मौके सबके पास आते हैं, सबके पास चांस था। आज जिन 3 लड़कों ने बाइक जीती है, जिन तीनों बच्चों की फर्स्ट रैंक आई है, माफी चाहता हूं बच्चों को, मैं उनका कोई बुराई नहीं कर रहा, इनसे भी होशियार बच्चे हरियाणा में हो सकते हैं। प्लीज माफी चाहता हूं, बच्चे ने कहीं बहुत साहब हमारी इंसल्ट करो सर, इनसे भी होशियार बच्चे हरियाणा में हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने मौके का फायदा लिया, चांस को इनकेस किया। जो चांस ईश्वर ने, सीएलसी ने और आपके परिवार ने मिलकर जो आपको दिया, आपने उस चांस का उपयोग किया और आज आप हरियाणा में, कल आपके फोटो छपे, 3 स्टेट टॉपर्स का हमने फोटो छापे हैं, उनके पेरेंट्स का नाम हुआ, उन बच्चों का सम्मान हुआ, उनके स्कूल का सम्मान हुआ। उन सबको सलाम करता हूं मैं, जिन्होंने इस यज्ञ में, आप सबको सल्यूट करता हूं दोस्तों कि आपने इस पवित्र यज्ञ में दोस्तों एक पवित्र आहुति देके खुद के और खुद के परिवार के नाम को किया है, साबित किया है कि हम कुछ करना चाहते हैं। बच्चों, गार्जियंस, एक सफलता का छोटा सा मूल मंत्र जो मैंने मेरी जिंदगी में सीखा है, मैं पहले हल्का सा एक मेरा देता हूं परिचय आपको। मैं बिल्कुल एक सीकर जिले के गांव से निकला लड़का हूं। मेरे फादर टीचर रहे हैं, मेरा पूरा परिवार टीचर है। मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री की। जब मैं इंजीनियरिंग की डिग्री कोटा से कर रहा था, तो वहां कोटा में जो कोचिंग्स थे, वहां 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक प्योर शहरी कल्चर, एक ग्रामीण कल्चर। अब शहरी कल्चर का मतलब है कि शहर में रहने वाला बच्चा, यह बहुत हमारी गलत धारणा है कि शहर का बच्चा, गांव का बच्चा, कल्चर की बात कर रहा हूं मैं। शहरी कल्चर जहां अपन ऐसा मानते हैं कि बस खुद तक सीमित है, माँ बाप भी जो परिवार से बाहर मानते हैं। शहरी कल्चर का मतलब में पूछे भी आप घर में कितने लोग हैं, वो कहते हैं मैं भी माँ बाप है। पूछे अंकल आंटी, वो तो गांव रहते हैं,
उनको मैं सेरिकल्चर कहता हूं। गांव का आदमी वो, हाँ बाबूजी भी है, काको भी है, ताई भी है, नानी भी है, वो ग्रामीण कल्चर। मेरा ऐसा अपना विजन है। जो आदमी किसी दूसरे के लिए थोड़ा सा सोचे, वो हल्का सा अपना, तो वहां दो साफ साफ कल्चर चल रहे थे। वहां मेरे जैसा भी, मैं तो मेरी मानता हूं, मेरे जैसा जो गांव से उठ के जाए उसको वहां पूछने वाला कोई नहीं था। दोस्तों 20 साल पहले जब सीकर कुछ नहीं था एजुकेशन में, हमारा झुंझुनू से एडवांस हुआ करता था। आप जानते हैं हरियाणा के लोग कितना सीकर झुंझुनू को। मैंने सीकर में आके एक विजन पाला और एक डायलॉग दिया, सीएलसी का सपना, हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने अपना। लोगों ने कहा साहब पटवारी की बात कर ले, फौज की बात कर ले, पुलिस की बात कर ले, 3rd ग्रेड के टीचर की बात कर ले, लेकिन गांव के ग्वाड़ में बैठ के डॉक्टर इंजीनियर की बात करेगा, लोग बावड़ा कहेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैं दोस्तों पहला, बच्चों तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे। गार्जियंस, यहां कुछ युवा पीढ़ी बैठी है। दोस्तों एक सिंपल फंडा होता है बिजनेस का। बिजनेस का मतलब पैसा कमाना नहीं, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिले। जिंदगी में मैनेजमेंट का एक सिंपल फंडा होता है कि जिंदगी में यदि तुम्हारी बात सबके समझ में आ जाए, उस आइडिया को कभी इंप्लीमेंट मत किया करो। जो तुम अपना कोई विचार रखो, जैसे मैंने कहा कि मेरे 75% नंबर आएंगे, तो तेरे पूरा गांव के लोग कहेंगे ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, वो तेरे साथ हो जाएंगे, क्योंकि 75% कॉमन बात है। लेकिन जैसे ही आप कहोगे मेरी मेरिट आएगी, लोग तेरा विरोध कर देंगे, क्योंकि वो लोगों से हटके बात है। तो दोस्तों यदि आपकी बात सबके समझ में आ जाती है, तो मान के चलना बड़ी इवेंट नहीं है। और आपकी बात यदि बहुत कम के समझ में आती है, तो दोस्तों मान के चलना उस चीज में कहीं एक अच्छाई छुपी हुई है, उसमें बड़ी बात छुपी हुई है। लेकिन बात कह रहा हूं, पहला फंडा, तुम्हारी आपकी बात ज्यादातर के समझ में नहीं आए, इसका मतलब हटके है। लेकिन उस बात में विचार वो होना चाहिए जो समाज को कुछ दे सके, आपके परिवार को कुछ दे सके। जैसे हमारे यहां एक बात चलती है सपूत और कपूत औलाद की। तो हम अक्सर धारणा क्या कहते हैं कि जो मां बाप की बात मानता है वो सपूत, और जो मां बाप की बात नहीं मानता वो कपूत। सिंपल फंडा है। गांव में सीधा भी पेरेंट्स की बात मान रहा सपूत है और नहीं मान रहा कपूत है। मैं इस बात का ज्यादा समर्थन नहीं करता। मेरे पास गार्जियंस बैठे हैं। गार्जियंस, यदि आपका बेटा बेटी, अब मैं अगले 5 मिनट मेरी बात पूरी करूंगा, इसलिए लास्ट में मेरी बात का सार निकालना, बीच में मत सोचना, गड़बड़ हो जाएगी। यदि आपका बेटा बेटी आपकी सारी बात मान रहा है, तो आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूं अभी। आप मेरा कौन सी बात कर रहे थे? आपका बेटा बेटी यदि आपकी सारी बात मान रहा है, तो खुशी की बात नहीं दोस्तों। आप अपने बेटे और बेटी से कम 25 साल बड़े हो, जो 25 साल के बाद आदमी बच्चे होते हैं, 25 साल बड़े हो दोस्तों। आपके बेटे और बेटे की सोच आपसे मिल गई, तो इसका मतलब है कि आपका बेटा 25 साल पुरानी सोच का है। दोस्तों आज तो 2 साल के बाद दुनिया में जब मैंने बदल जाता फंडा, 25 साल पुराने मॉडल, 25 साल पुराने विचार की, ना तो बाजार में गाड़ियां हैं और ना 25 साल पुराना कोई सामान है। तो अब आपको साहब इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपका बेटा आपका रिगार्ड करे, आपका बेटा आपकी इज्जत करे और आपका बेटा आपकी बात माने। इन फर्क है दोनों चीजों में, ये 2 चीजें अलग हैं। ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम कई बार किसी चंचल बच्चे को आवारा कह देते हैं। मेरे साथी बैठे टीचर्स, चंचलता और आवारापन में फर्क है दोस्तों। चंचलता अलग है, आवारापन अलग है। चंचलता बच्चे का गहना है। बंदर और बच्चा यदि कुछ देर शांत बैठ जाए तो बीमार है, इसका मतलब वो। चंचलता और आवारापन में फर्क करना पड़ेगा। इज्जत और बात मानने में फर्क करना पड़ेगा। यदि आपका बेटा आपकी बात मानता है, ये कहीं प्रमाण नहीं है कि वो भला होगा दोस्तों। यदि वो आपका रिगार्ड करता है, तो चाहे वो आपकी बात नहीं माने। मैंने कपिल देव का, मैं आपके स्टडी की बात करता हूं, मैंने कपिल देव का जीवन पूरा पढ़ा। व्यक्तिगत उस व्यक्ति का मैं बहुत बड़ा हूं प्रशंसक, कि जब कपिल देव अपने फोरम पे थे तब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे। कपिल देव की जीवनी पढ़ी मैंने। कपिल देव लिखा कि मैं जब छोटा था, ये कहते रोंगटे खड़े होते, मेरे बहुत अच्छा लगता मेरे को उसको बोलते उस कहते हुए, कि मैं जब छोटा था तो मेरे मोहल्ले का कोई लड़का यदि दिन में मेरे साथ घूमता हुआ मिल जाता था, तो उसके पिताजी शाम को उसकी पिटाई पक्का कर देते थे। कपिल देव ने कहा कि कोई छोरा मेरे साथ दिख गया तो शाम को उसके जूत पक्के पड़ने हैं। बोले क्यों?
बोले मैं मेरी दोनों जेब में पत्थर रखता था, ये कपिल आपके स्टेट का व्यक्ति है, दोनों जेब में पत्थर रखता था और वो पूरे पत्थर फेंकता था, तो लोग मुझे कुत्ता मार कहते थे। लोगों को लगता था कि मैं पत्थर इसलिए फेंक रहा हूं कि मुझे कुत्ते मारने हैं, पर वो कहता मेरे दिल में जो दर्द था वो सुनो क्या है। मैं जब क्रिकेट की कमेंट्री सुनता था, दोस्तों यदि तुम्हारे अंदर दौड़ने वाले कहते ना खून में कहीं थोड़ी बहुत भी कुछ करने का जज्बा है तो मेरी बात पे साथ हो जाए मेरे। कपिल कहता था कि मैं जब पत्थर फेंकता था तो मेरे साथ घूमने वाले बच्चों की ठुकाई होती थी, क्योंकि देखने वाले लोग सोचते थे कि मैं कुत्तों के लिए पत्थर फेंकता हूं। लेकिन मैं जब टीवी पे कमेंट्री सुनता था और कमेंटेटर बार बार एक बात कहता था कि हिंदुस्तान को एक फास्टर चाहिए, हिंदुस्तान को एक फास्ट बॉलर चाहिए, तो मेरे अंदर बैठे बैठे रोंगटे खड़े होते थे। मैं आपसे भी कह रहा हूं, मुझे हरियाणा के हर गांव से एक डॉक्टर चाहिए, मुझे हरियाणा के हर गांव से एक आई-10 चाहिए। जिस जिसके रोंगटे खड़े होते दोस्तों मेरे साथ होके वो कल से जाके पढ़ाई स्टार्ट करें, तब मैं देखता हूं उस कपिल देव की जन्मभूमि पे कितने और कपिल देव पैदा हो रहे हैं। दोस्तों कपिल कहता था कि जब मैं क्रिकेट की कमेंट सुनता था तो मेरे रोंगटे इस बात पे खड़े होते थे कि जब हिंदुस्तान का कमेंटेटर कहता था कि काश इंडिया को एक अच्छा बॉलर मिल जाए तो हिंदुस्तान की नक्शा बदल सकता है, और मैं इसलिए पत्थर फेंकता था कि मुझे फास्ट बॉलर बनना था। वो कपिल देव ने कभी दोस्तों कोचिंग नहीं ली, पता होगा आपको, क्रिकेट की कभी कोचिंग नहीं ली, और कपिल देव ने इंडिया की क्रिकेट को क्या दिया ये आप हम सब जानते हैं। कहने का मतलब क्या है, बात वापस पॉइंट पे लेके आता हूं। तो कपिल को लोग आवारा कहते थे, लेकिन दोस्तों आवारा नहीं था, वो कपूत नहीं थे, उनके पास एक जिद था, जुनून था। दोस्तों आपके बच्चे जो फैसला कर रहे हैं आप उनमें विरोध नहीं करें। और बेटा बेटी मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूं, आज से मेरी बात पूरी सुनो दोस्तों, मैं आप सबको अधिकार देके जा रहा हूं एज ए टीचर, मैं टीचर हूं इसलिए मैं आप स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, आपको एज अधिकार देके जा रहा हूं, आज से आप वो सब कुछ करो जो आपका दिल कहता है। आप किसी की नहीं माने, मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप किसी की नहीं माने, पिता की मम्मी की, कई भाई कहेंगे यार क्या कह रहा था, पिता की मम्मी की बहन की नाना की नानी की, किसी की नहीं माने, अपने दिल की करें, पूर्ण स्वतंत्र है, आप सब कुछ करें, पूर्ण स्वतंत्र है, केवल एक काम नहीं करें बस, आप किसी की नहीं माने, आप अपने मन की करें, जो दिल में वो करो, सब कुछ करो, आसमां आपका उड़ा आपकी, कह दो कि देखना मेरी उड़ान को थोड़ा आसमां ऊपर कर दो, आप सब कुछ करें, लेकिन केवल एक काम नहीं करें। वो काम बताऊं क्या है, केवल एक काम नहीं करें जिस काम से आपके माँ बाप का सर झुक जाए, इसके अलावा सब कुछ करो दोस्तों, कहीं कोई टेंशन नहीं है, किसी की बात मानेगा फिर करना, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपके माता पिता का मोहल्ले में निकलना मुश्किल हो जाए, जिसके कारण आपके माँ बाप का समाज जीना मुश्किल हो जाए। दोस्तों एक पिता कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, एक डॉक्टर बने, एक पिता सबसे पहले चाहता है कि मेरा बेटा मेरा अच्छा बेटा बने। वो क्यों नहीं चाहता है? और एक बात सुन लो बच्चों, कभी मेरे पिता ने मुझसे कहा था, आज मैं पिता हूं, मैं मेरे बच्चों से कहता हूं, आपके फादर की एज के हूं, मैं आपके फादर की तरफ, आपके पिता की तरफ से मैं आपको कह रहा हूं, और यहां पिता बैठे हैं, मम्मी बैठी हैं, वो दिल से आप लग के पूछ लें, हर पिता एक ही बात चाहता है कि मेरा नाम मेरे बेटे का कारण हो। हर गार्जियन इतनी बात चाहता है कि हमारी पहचान हमारे बेटे से हो, हमारी बेटी से हो, बेटा बेटी एक ही भाव होता है मेरा, हमारी पहचान हमारे बच्चों से हो। तो दोस्तों आप लोग यहां तक जो मेरी बात हुई उसका सार ये है, बड़े सपने पालें, सोच बड़ी करें और पहले अटैक करें। आज से ही, आज से अपनी जिंदगी में एक नया सूरज, एक विवेकानंद जी ने कहा था कि जब उठो तभी सवेरा समझो। आप आज से एक नई कहानी शुरू करें, और मैं तो कहता हूं बच्चों आज जाके एक डायरी के पन्ने पे, एक किसी कॉपी, डायरी का मतलब कॉपी कुछ भी है, एक डायरी के पन्ने पे जाके एक लाइन लिख देना कि आज से मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊंगा जिससे लोग आज के 15 साल बाद मेरा कहीं एग्जाम्पल दें, मेरी सफलता के चर्चे करें, मेरे माँ बाप की तारीफ करें, समाज परिवार में मेरे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट हो, चाहे इसके लिए मुझे रात भर जगना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे निरंतर काम करना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे मेरे सारे सुख साधन छोड़ने पड़े। एक बात सुन लो बच्चों, आज आप जिस एज पे हो, मैं मान सकता हूं, गार्जियंस भी ध्यान दें,
इस समय जो वातावरण चल रहा है उसमें पढ़ाई करना बहुत इजी काम नहीं है। इस समय पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। ये मोबाइल, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, इन सब के बीच पढ़ना बहुत मुश्किल सा काम हो गया है। गार्जियंस, आप अपने बच्चों की पर्दे के पीछे केयर जरूर करें, क्योंकि ये बहुत छोटा बच्चा है, इसको इतनी समझ नहीं है। लेकिन आप टोके में नहीं, क्योंकि टोक के बगावत, आप यदि टोकते हो तो उसको लगता है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन पे ये एक बिना मतलब तानाशाही कर रहे हैं, उसको समय लगता है। 2 या 3 साल बाद उसको नहीं लगेगा, 5 साल बाद उसको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे सब कुछ कर रहे हैं। अब सक्सेस कैसे मिलती है? सक्सेस का दोस्तों सिंपल फंडा है, वो आईआईटी का हो चाहे पीएमटी के लिए हो, सक्सेस मिलने का केवल एकमात्र तरीका है जो मैंने महसूस किया है, मैं आपसे शेयर करके मेरी बात आगे बढ़ाता हूं। गार्जियन, यदि मुझे सेव की खेती करनी है, सपोज करो, यदि मुझे सेव की खेती करनी है तो सबसे पहले मैं एक सेव का बीज लेके आऊंगा। खेत सब बात की बातें हैं, सबसे पहले हम एक सेव का बीज लेके आएंगे। चलो साहब, हम मार्केट गए और हम एक अच्छी क्वालिटी का सेव का बीज बाजार से खरीद के लेके आ गए, लेकिन उस बीज को लाके आपने रख दिया तिजोरी में, आपने रख दिया उसको फ्रिज में या अलमारी में, तो मुझे बताओ मेरे भाइयों, क्या सेव पैदा हो जाएगा? ना। अच्छा बीज सेव की खेती का प्रमाण पत्र नहीं है। अच्छे बीज को आपको अच्छी जमीन के अंदर बोना पड़ेगा। यदि अच्छा बीज आप ले गए जैसलमेर के टिल्लू में, बाड़मेर के टिल्लू में, या मेरे सीकर में भी जो एक बैकवर्ड हमारे 2-3 तहसीलें हैं, मेरे गांव में जहां पीने का पानी नहीं है, तो वहां मेरे गांव में ले गए और उस अच्छी उत्तम क्वालिटी, मैं कहता हूं दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी का सेव का बीज था, लेकिन आपको जाके उसने रेगिस्तान राजस्थान के टिल्लू के अंदर बो दिया, तो क्या वहां सेव पैदा होगी? नहीं होगी। इस अच्छे बीज के बाद दोस्तों दूसरी चीज है अच्छी जमीन। चलो साहब, आप उसको ले गए हिमाचल ले गए या हरियाणा में भी हो सकता है अच्छी जमीन है, या आप कश्मीर ले गए उसको, जो सबसे उपजाऊ जमीन है सेव के लिए। आपने उस अच्छे बीज को दोस्तों कश्मीर की अच्छी जमीन के अंदर बो दिया, लेकिन बो के आप घर आ गए, वापस हरियाणा रेवाड़ी आ गए, ना उसको खाद दी ना उसको पानी दिया, तो भी दोस्तों बीज अंकुरित तो हो जाएगा, लेकिन उस बीज से सेव का पेड़ बन के सेव पैदा नहीं हो सकती। तो तीसरी स्टेज होती है, आप उसको प्रॉपर खाद दो और प्रॉपर पानी दो। चलो साहब, आपने प्रॉपर खाद दे दी, प्रॉपर पानी दे दिया, सेव का पेड़ बड़ा हो गया, उसके सेव लगने की स्थिति में हो गए, लेकिन आपने खेत के चारों ओर बाड़ नहीं की। बाड़ का मतलब उसकी एक चार दीवारी नहीं बनाई और एक मजबूत चौकीदार नहीं बैठाया, तो दोस्तों आवारा पशु आपके उन सेव के पेड़ों को तोड़ सकते हैं। अब भी आपके घर में सेव नहीं आया। आपको एक मजबूत चौकीदार, एक मजबूत बाउंड्री, एक मजबूत दीवार उस सेव के खेत के चारों ओर बनानी होगी, तब जाके वो सेव लगेंगे। अच्छा बीज, अच्छी जमीन, अच्छा खाद पानी, अच्छा चौकीदार। अब बच्चे के साथ जोड़ता हूं इसको मैं। अच्छे बीज का मतलब अच्छा एक बच्चा, अच्छी जमीन का मतलब एक अच्छी संस्था, अच्छा खाद पानी, आप बच्चे को पर्याप्त खाना और बुक्स के पैसे और जो भी उसकी आवश्यकता वो पूरी करें। और चौथी दोस्तों अच्छा चौकीदार, वो संस्था जिस संस्था का मुखिया, जिस संस्था की टीम इतने मजबूत हो कि आपके बच्चों को आज के इन वातावरण से बचा के रखे। और दोस्तों सेव लग गई, सब कुछ हो गया, फिर भी दोस्तों अभी भी एक घटना बाकी है। ये किस्सा मैंने तब बनाया जब आज के 5 साल पहले मैंने मेरे सीकर के एक अखबार में खबर पढ़ी फर्स्ट डे। एक सरसों का लहलाता हुआ खेत था, या किसान भाई बैठे मेरी बात का मन समर्थन करेंगे। सरसों का लहलाता हुआ खेत था, अखबार के फ्रंट पे फोटो था और हेडिंग लिखा हुआ था शेखावाटी के किसान माला माल। 2 दिन बाद फसल काटनी थी, लेकिन 3 दिन बाद 2 दिन बाद उसी अखबार में खबर आई रात को ओले गिरे और सारी फसल नष्ट हो गई थी। उसी अखबार में उसी से खबर थी शेखावाटी का किसान कर्जदार। क्योंकि दोस्तों बोने से लेके फसल तक जो पैसा इन्वेस्ट किया वो सारा मिट्टी हो गया। इसलिए दोस्तों ईश्वर का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेव हमारे घर में जब तक नहीं आएगा,
जब तक आप उसको मंडी बेच के नहीं आओगे तब तक हमारे यहाँ 2 रुपए की आमदनी नहीं होगी और हम हमारे परिवार का पालन नहीं कर सकते। इसलिए केवल अच्छा बच्चा होना, केवल अच्छी संस्था होना, केवल आपका अच्छा होना, केवल अच्छे संस्था के टीचर्स होना, इन सब के ऊपर दोस्तों कहीं ईश्वर में विश्वास रखना पड़ेगा। ये सब जाके चीजें मिलती हैं, तब जाके एक व्यक्ति दोस्तों सेव के रूप में फल पाता है, तब अच्छी औलाद सफल होती है। और हम जैसे सभी पेरेंट्स के बुढ़ापे में या समाज में एक रेपो मिलती है और हमारे घर में दोस्तों 1-2 रुपए की इनकम इन सेंस बच्चा नौकरी करता तो पैसा भी आता है, इज्जत भी आती है। तो बच्चों, सबसे पहले जो अभी आपके मेरे सामने 12th क्लास के बच्चे बैठे हैं, वो सब मैथ या बायो के बच्चे हैं। आपका हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स अब बहुत जल्दी होने वाले हैं। आपने अब तक क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, उसको आप भूल के नहीं पढ़ा है। अच्छा पढ़ा तो अच्छी बात है, आप धन्यवाद के पात्र हैं, पर कई बच्चे दोस्तों अब तक नहीं पढ़ाई ढंग से कर पाए हो। तो जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जहां तक आवाज जा रही है, उन सबसे निवेदन है कि आज से अपनी पढ़ाई में लग जाएं। उनका पहला टारगेट होना चाहिए कि मुझे मेडिकल और आईआईटी तो बाद की बात है, सबसे पहले मुझे 12वीं मेरे बोर्ड का स्कोर बहुत अच्छा लेके आना है। और जैसे तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम हो जाए, आईआईटी वाले के पास एक चांस होगा, क्यों 12th के बाद एक चांस मिलता है। मेडिकल वाले के पास चांस की सीमा नहीं होती, 2 भी दे सकता है, 3 भी। तो आप क्यों 2-3 मानते हो? आजकल तो मेडिकल की एक एग्जाम हो गई, हरियाणा स्टेट शामिल हो गया ऑल इंडिया मेडिकल में, तो आपको फिर एक एग्जाम देनी है ऑल इंडिया मेडिकल, उसी के थ्रू आपका एडमिशन सेंट्रल पीएमटी में होना है, उसी के थ्रू आपका एडमिशन स्टेट पीएमटी में होना है। आज से दोस्तों बोर्ड की तैयारी लग जाए और बोर्ड के एग्जाम खत्म होने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए, यदि आपने 11th-12th कहीं किया फाउंडेशन वगैरह, तो इसी साल प्रयास करो। कोई अच्छी संस्था में पढ़े हुए हो, जहां आईआईटी पीएमटी की बात की हुई है, तो 2015 का प्रयास करो। अभी हथियार मत डालो तो आपको लगता नहीं सर अभी तो 11वीं 12वीं मत कर स्कूल पढ़ाई की है, मैंने आईटी या पीएमटी की बात ही नहीं की। तो दोस्तों एग्जाम खत्म होने के बाद बहुत से लोग 1-1.5 महीना बुआ नानी के घूमने वेस्ट कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, मैंने कहा ट्रेन तब छूटता है व्यक्ति का जब व्यक्ति घर से टाइम पे स्टार्ट नहीं होता है। आपको दोस्तों टाइम पे स्टार्ट होना है तो क्या आपको भागना भी नहीं पड़ेगा, आपकी ट्रेन नहीं छूटेगी। फिर दूसरा स्टूडेंट जो 11th का है, उसका आधा काम हो गया है। आप सभी जानते हो 50% सिलेबस आईआईटी या मेडिकल 11th क्लास का आता है और 50% ही 12th का आता है। बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोगों की सोच क्या होती है कि आईआईटी और पीएमटी तो साहब 12वीं क्लास के बाद होता है, तो 12वीं के बाद होता तो सिलेबस 12वीं का आता है, जबकि मैं कहता हूं बहुत बार तो 11th का 50 से 55% सिलेबस आता है और केवल 45% सिलेबस 12th का आता है मेडिकल आईआईटी में। इसलिए 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनका आधा काम हो गया, अगला दोस्तों आधा काम बाकी है। वो अभी से 12th के साथ जहां भी पढ़ रहे हैं, स्कूलों में जहां भी पढ़ रहे हैं, हल्की फुल्की गाइड्स, कुछ सामान आईआईटी मेडिकल का अपने पास रख के उनकी तैयारी भी स्टार्ट करें। और दोस्तों, जो बच्चे 10th का एग्जाम दे रहे हैं उनके पास तो अभी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का जो सब्जेक्ट का चुनाव करना है वो उनके सामने है। देखो बेटा जी, कुछ लोग इसलिए साइंस ले लेते हैं कि पड़ोसी ने ली है, कुछ माता पिता इसलिए साइंस दिला देते हैं कि ऑफिस में एक दोस्त के बच्चे ने साइंस ली है। नहीं दोस्तों, आपकी ये धारणा गलत है। इस पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं। दोस्तों, आप कभी भी अपने बच्चे पे ये बात इसलिए मत थोपो कि आपके बुआ के लड़के ने, बहन के लड़के ने या ऑफिस के साथी के लड़के ने साइंस ली है। आप अपने बच्चे को यह मत कहो कि तेरे को आईआईटी इसलिए जाना है कि मेरे दोस्त का बच्चा चले, प्रति विद्रोह पैदा कर दोगे। आप उसको ऐसा मत कहो कि इसलिए मेडिकल में जा कि मेरे साथ का बच्चा चला गया, इसलिए मेडिकल में जा कि पड़ोसी का बच्चा चला गया। ये दोस्तों कोई मोटिवेशन नहीं है। आप उसको बहुत प्यार से कहो कि देख यार, मैं तेरे लिए 24 घंटे काम करता हूं, तेरी माँ तेरा सारा ध्यान रखती है, तेरे कपड़े साफ करने से लेके खाना बनाने तक तेरा पूरा काम करती है। हमारी इच्छा है कि तू डॉक्टर बने या कलेक्टर बने या आईआईटी में जाए। अब देख, तू हमारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है तो हम तेरे लिए और काम करने को तैयार हैं। चाहे हमारी परिस्थितियां कुछ भी हो, हम हमारे खर्चे कम कर लेंगे, हमारी सुविधाएं कम कर लेंगे, खुद 2 कपड़ों की बजाय 1 पैंट ले लेंगे, लेकिन तेरी सारी व्यवस्थाएं करेंगे। तो सपना पाल सकता, ठीक है, और तू ऐसा नहीं भी कर सकता है तो भी हमारे प्यार में तेरे प्रति कोई कमी नहीं आएगी। तो हमारी औलाद है, चपड़ासी है तो भी औलाद रहेगा,
और देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। नरेंद्र मोदी साहब अपनी माँ के पास जाते हैं, वो भी उतना ही प्यार करती हैं जितनी माँ एक सामान्य से व्यक्ति करती है। दोस्तों माँ माँ होती है, माँ के लिए सब बराबर होते हैं, पिता से बराबर होते हैं। अब आप एक बात सुनो, आप तुलना क्यों नहीं करो, इसका एग्जाम्पल देता हूं। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं इस मंच से। आज के 15 साल पहले हम गांव के लोग किसी ऑफिस जाते थे, हमारे चाचा ताई काकी जो साथ होती थी उनसे सरकारी काम में अंगूठा लगाते थे। तो हमें क्या बताया गया था कि साहब ये अनपढ़ है इसलिए अंगूठा लगता है, आप साइन कर दो पढ़े लिखे हो। ये एक दौर चला 90-95 तक, पढ़ा लिखा आदमी साइन करता था, अनपढ़ आदमी अंगूठा लगाता था। लेकिन अब पिछले 10 साल में जालसाजी बढ़ी, सिग्नेचर फर्जी होने लग गए। तो आज आप रजिस्ट्री कराने जाओ तहसील में, कोई भी सरकारी काम जाओ, अंगूठा लगता है वापस। आपको मैं तो पढ़ा लिखा हूं, आप मेरा अंगूठा क्यों ले रहे हो, मुझे साइन करने आते हैं। दोस्तों पता है अंगूठा क्यों लगाया जाता है? अंगूठा इसलिए लगाया जाता है कि ये जो अंगूठा है, इस विश्व में 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोगों में किन्हीं भी 2 व्यक्तियों का अंगूठा एक जैसा नहीं है। अरे जब ये 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर एक जैसा नहीं है, तो 5 फीट का ढांचा 2 का एक जैसे कैसे हो सकता है? आप क्यों अपने बच्चे की तुलना दोस्तों किसी और के साथ करते हो? इसलिए आपको अपने बच्चे की तुलना किसी और के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। आप अपने बच्चे को अपने पढ़ाने के लिए बात करें। तो गार्जियंस, स्टूडेंट्स, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको बड़े सपने पालें। इसमें मेरी संस्था की आपको कहीं भी आवश्यकता पड़े, सीकर में हमें CLC के नाम पे एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं जो IIT और PMT की तैयारी करवाता है 11th क्लास से। आप 11th क्लास से हमारे यहाँ बच्चों को भेज सकते हैं। इसके पहले हरियाणा में हमारा कोई किसी प्रकार का विज्ञापन में कुछ नहीं था, फिर भी हरियाणा के मेरे पास 400 बच्चे फिलहाल पढ़ रहे हैं। हमारा बच्चा एक आया बैठा पंकज जो भी सिलेक्ट होकर मेडिकल में है, रोहतक में, आप ही किसी जिले का है, इसी स्टेट का है। गार्जियंस, बोर्ड के एग्जाम के बाद आप लोग सीकर आए, सालासर आप लोग खूब आते रहते हैं, हरियाणा के लोगों का एक समूह रहता है, आप सीकर विजिट करें। पूरा आप एक दिन आके देखें कि वास्तव में इंस्टीट्यूट में होता क्या है। हमारे खुद के अपने हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स में रहने की व्यवस्था है, 2,500-3 हजार बच्चों की हमारे खुद की अपने हॉस्टल व्यवस्था है। आप एक बार विजिट करें, हॉस्टल्स को देखें, और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि कहीं कोई गुदरी का लाल किसी गांव में हो। इस परीक्षा का मुख्य मकसद है कि मेरा हर गांव से डॉक्टर बने अपना, क्योंकि गांव के बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके प्लेटफॉर्म नहीं होता, उनके पास चांस नहीं होते हैं, उनके पास अवसर नहीं होते हैं। उनको अवसर देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी तरह से जुड़ना चाहें, जब भी सीख रहे हैं पधारें, आप सब लोग यहाँ आए। अब हम पुरस्कार वितरण समारोह की श्रृंखला